नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वर्ल्ड नाउ में हम आपको बताते हैं दुनिया की हर बड़ी हलचल डिटेल से, एक एक जरूरी बारीकी के साथ। वर्ल्ड नाउ में आज बात करेंगे उस रहस्य की जिसने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी है। एक ऐसे रहस्य जिस पर सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। सबसे पहले आपको यह तस्वीर देखनी चाहिए। एक हाई प्रोफाइल मीटिंग जहां इजराइल के सभी बड़े अधिकारी मौजूद हैं, लेकिन इस मीटिंग में जो सिक्योरिटी ब्रीफिंग हो रही थी, ये वाली तस्वीर, इसमें बेंजामिन नेतन्याहू नहीं थी। अमूमन ऐसा होता है कि बेंजामिन नेतन्याहू हर बड़ी मीटिंग को चेयर करते हैं, लेकिन सिक्योरिटी ब्रीफिंग में वो नजर नहीं आए। जब मिडिल ईस्ट में भीषण जंग चरम पर है, इजराइल और ईरान के बीच टकराव लगातार बढ़ रहा है, तो आखिर ऐसे इंपॉर्टेंट मीटिंग से नेतन्याहू गायब कैसे हो सकते हैं? कहा तो यह भी जा रहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू अब इस दुनिया में नहीं है, और यह दावा ईरान की तरफ से किया गया है। ईरान ने यह भी दावा कर दिया है कि उनके हमले में नेतन्याहू को मार गिराया गया है, और इस बीच नेतन्याहू का लापता होना इस दावे को और ज्यादा हवा दे रहा है। तो आखिर सच में हुआ क्या है? फैक्ट चेक करेंगे और जानेंगे सोशल मीडिया पर इस बड़ी खबर के जो दावे किए जा रहे हैं उसके पीछे की खबर क्या है। जरूर देखिएगा मेरे साथ। फिर वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे सुपर पावर के सरेंडर की। मिडिल ईस्ट में जंग को 16 दिन हो चुके हैं, लेकिन अमेरिका को कुछ हासिल नहीं हुआ है। जंग ने बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर ईरान की रणनीति के सामने बेबस नजर आ रहा है। अरबों डॉलर के बम, मिसाइल, जंगी जहाज झोंकने के बाद भी अमेरिका को वो नहीं मिल पाया जिसके फिराक में अमेरिका लगा था, जो दावा व्हाइट हाउस कर रहा था। होर्मुज की खाड़ी में तो हालात ऐसे हैं कि अमेरिका को दुनिया का सबसे बड़ा चौकीदार तो कहा जाता है, लेकिन होर्मुज स्ट्रेट को अमेरिका अपने कब्जे में नहीं ले पाया है, और आज वही अमेरिका अपनी साख बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। ईरान ने जंग के मैदान में ऐसी रणनीति बिछाई, ऐसी बिसात बिछाई कि पेंटागन के नक्शों पर इस वक्त सबसे ज्यादा दिमाग लगाया जा रहा है। पेंटागन होर्मुज स्ट्रेट को समझने की कोशिश कर रहा है। व्हाइट हाउस के दावे एक एक कर खोखले साबित हो रहे हैं। ईरान का मास्टर स्ट्रोक अमेरिका पर कैसे भारी पड़ रहा है। खाड़ी की जंग अब वॉशिंगटन के लिए महंगी और लंबी लड़ाई बनती जा रही है। डिटेल आपके सामने रखेंगे। इसके बाद आपको बताएंगे अमेरिका क्या मिडिल ईस्ट में जंगी मैदान से भागने की फिराक में है, क्योंकि एक तरफ लड़ाई बहुत घातक हो चुकी है और अमेरिका को जो चाहिए था वो हासिल नहीं हुआ है। दूसरी तरफ ईरान पूरी ताकत के साथ लगा हुआ है, और यहां पर अब मुकाबला धैर्य का रह गया है। ईरान लगातार जवाबी हमले कर रहा है। सुपर पावर अमेरिका की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जिस जंग को लेकर अमेरिका ने दावा किया था कि वो 1 हफ्ते के अंदर ईरान को निपटा देगा, 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और अमेरिका यहां फंसा हुआ है, और अमेरिकी सैन्य जनरल इसे दलदल की तरह देख रहे हैं। अरबों डॉलर के हथियार, खाड़ी में युद्धपोत की तैनाती, आसमान में गूंजते फाइटर जेट, तबाह होती डिफेंस सिस्टम्स। इसके बावजूद वॉशिंगटन को यहां से कुछ भी साफ नहीं दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव भी बढ़ रहा है। अमेरिकी सैनिकों की जान जा रही है। तो क्या अमेरिका अब जंग जीतने के बजाय खाड़ी से निकलने की रणनीति बना रहा है? इंपॉर्टेंट यह है कि हाल में आपने डोनाल्ड ट्रंप को सुना होगा, उन्होंने बार बार यह कहा है कि ईरान की जंग वो जीत चुके हैं। तो क्या इस तरह के दावों के आधार पर अमेरिका यहां से पीछे हटने की तैयारी में, और क्या ईरान ने अपनी रणनीति में अमेरिका को बुरी तरीके से उलझा दिया है? जानेंगे इस खबर को डिटेल से, और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अमेरिका प्लान बी पर काम कर रहा है और खाड़ी से फरार होने वाला है। आइए देखते हैं वर्ल्ड नाउ में इन खबरों को डिटेल से। वर्ल्ड नाउ में सबसे पहले बात आज के सबसे बड़े सवाल की, कहां है बेंजामिन नेतन्याहू? सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाते हैं। बिग स्क्रीन पर पीछे तस्वीर लेकर आइए प्लीज। यह तस्वीर इजराइल के सिक्योरिटी ब्रीफिंग की है, लेकिन इस तस्वीर में आपको एक चीज जो मिसिंग है उसको ध्यान से देखिए आप। इजराइल की सिक्योरिटी ब्रीफिंग में इजरायली डिफेंस फोर्सेस के अधिकारी नजर आ रहे हैं। इजराइल के बड़े अधिकारी दिख रहे हैं, लेकिन इस मीटिंग को इससे पहले बेंजामिन नेतन्याहू चेयर करते थे। वो बेंजामिन नेतन्याहू नहीं दिख रहे हैं। ईरान दावा कर रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू को मार गिराया गया है, और इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू के एआई वीडियोस पोस्ट कर रहा है। लेकिन इस तस्वीर को अगर आप देखें तो इसमें साफ नजर आ रहा है कि इस बड़ी बैठक में सिक्योरिटी ब्रीफिंग है, जंग के हालात है, ईरान इजराइल में जंग जारी है, लेकिन इस जंग के बीच में जो सिक्योरिटी ब्रीफिंग चल रही है, उस सिक्योरिटी ब्रीफिंग में जिसमें आईडीएफ
कि तमाम जनरल्स जुड़े हुए हैं, यहां पर बेंजामिन नेतन्याहू नहीं है। तो कहां है बेंजामिन नेतन्याहू? जरा फुल स्क्रीन ये तस्वीर देखिए। एक हाई प्रोफाइल मीटिंग, इजराइल के तमाम बड़े इजरायली डिफेंस फोर्स के अधिकारी मौजूद हैं, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू नदारद है। इस महत्वपूर्ण सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता इस्राइल कात्ज ने की है। आमतौर पर इस तरह के इंपॉर्टेंट बैठक में खुद बेंजामिन नेतन्याहू आते हैं और उसको लीड करते हैं। तो फिर आज के सिक्योरिटी ब्रीफिंग में बेंजामिन नेतन्याहू क्यों नहीं है? और उनकी गैर मौजूदगी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। ईरान के दावे को और हवा दे रहे हैं। ईरान दावा कर रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू को ईरान ने एलिमिनेट कर दिया है। यानी जंग के सबसे संवेदनशील दौर में इजराइल की सबसे अहम बैठक, और उस बैठक से इजरायली पीएम नेतन्याहू लापता। और यहीं से शुरू होती है वो खबर जो पूरी दुनिया में, सोशल मीडिया पर, हर जगह सबसे ज्यादा चर्चा में, इंटरनेशनल न्यूज चैनल्स में भी सबसे ज्यादा चर्चा में है। और एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या नेतन्याहू को मार दिया गया है? मिडल ईस्ट में जंग को 16 दिन हो चुके हैं। एक तरफ ईरान लगातार अमेरिका और इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है, अमेरिका भी ईरान पर लगातार हमले कर रहा है। लेकिन इस भीषण जंग के बीच अचानक से एक खबर फैल गई है। ईरान ने दावा किया है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस दुनिया में नहीं है, और अगर वो जीवित हैं तो उन्हें सामने आना चाहिए। कहा जा रहा है कि ईरान के हमले में नेतन्याहू मारे गए। कहीं सफेद कपड़े की लिपटी एक लाश की तस्वीर भी वायरल कर दी गई। कहीं वीडियो में दावा किया गया कि नेतन्याहू को गुपचुप तरीके से दफना दिया गया है। लेकिन क्या यह सच है या फेक न्यूज? जंग के मैदान में जितनी मिसाइलें चल रही हैं, उतनी ही तेजी से सोशल मीडिया पर खबरों की जंग भी चल रही है। नेतन्याहू की मौत को लेकर कई तरह के वीडियो वायरल किए जा रहे हैं। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू जिंदा हैं या भी नहीं, यह भी सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहा है। सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं, क्या बीबी की हत्या हो चुकी है? क्या जंग के बीच इजराइल की सत्ता में कोई बड़ा खेल खेला गया है, या फिर यह सब कुछ एक डिजिटल प्रोपेगेंडा है? वर्ल्ड नाउ में जानेंगे आखिर नेतन्याहू की मौत की खबर के पीछे की पूरी जानकारी, पूरी सच्चाई क्या है। चलिए इस खबर को एक्सप्लेन करते हैं। मिडल ईस्ट में जंग की आग भड़की हुई है। इजराइल और उसके दुश्मनों के बीच मिसाइलों की जंग जारी है, हथियारों की जंग जारी है। इस बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक हैशटैग ट्रेंड करता है, इज बीबी अलाइव। इसका मतलब है, क्या नेतन्याहू जिंदा है? इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को लेकर दावा किया जाने लगा कि या तो उनकी हत्या हो चुकी है या वो किसी बड़े हमले में मारे गए। इन अफवाहों ने तब और जोर पकड़ लिया जब कई घंटों तक नेतन्याहू सार्वजनिक तौर पर नजर नहीं आए। सोशल मीडिया पर कुछ अपडेट्स में यह भी दावा किया गया है कि तेल अवीव में इसे लेकर प्रोटेस्ट भी हुए हैं, प्रदर्शन भी हुए हैं। नेतन्याहू सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? कुछ अकाउंट्स ने दावा किया गया है कि गुप्त ऑपरेशन में उन्हें निशाना बनाया गया है। कुछ पोस्ट में यह कहा जा रहा है कि इजराइल की सरकार उनकी मौत की खबर छिपा रही है। एक पोस्ट, दो पोस्ट या 3 सोशल मीडिया पोस्ट नहीं है, ऐसे पोस्ट की संख्या हजारों, लाखों, करोड़ों में। नेतन्याहू को लेकर एक नहीं, दो नहीं, हजारों वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें अलग अलग तरह के दावे हैं। कहीं कहा जा रहा है कि वीडियो में दिख रहे नेतन्याहू में उनके जो हाथ है उनमें 6 उंगलियां हैं। ये एक एआई मिस्टेक हो सकता है। ये इस वीडियो की बात की जा रही है। जरा फुल स्क्रीन देखिए। ये वीडियो वायरल की जा रही है जिसे लेकर कहा जा रहा है कि नेतन्याहू के हाथ में 6 उंगलियां दिखाई गई हैं, 7 उंगलियां दिखाई गई हैं। कहीं उनकी दांतों के बनावट को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इजराइल उनके एआई वीडियोस का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन नेतन्याहू की मौत हो चुकी है। यह दावा है। अब दावा नंबर 1, वीडियो नंबर 1 जो आपको दिखा रहे हैं, 6 उंगलियों वाला दावा। नेतन्याहू ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से देश को संबोधित करते हुए वीडियो साझा किया जिसमें वो ईरान के खिलाफ चल रही जंग पर बयान देते नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी वीडियो के एक फ्रेम ने सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा कर दिया। जिस वीडियो में एक हिस्से में जब वो पोडियम पर हाथ रखकर इशारा कर रहे थे तो कुछ लोगों ने दावा किया कि उनके हाथों में 5 से ज्यादा उंगलियां दिख रही। बस क्या था, देखते ही देखते क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और लोगों ने कहा कि यह वीडियो एआई से जनरेट किया गया है, इसलिए इस वीडियो में एरर है। इसे करोड़ों लोगों ने शेयर कर दिया। इतना ही नहीं, अमेरिकी कमेंटेटर कैंडेस ओवेंस ने भी इस वीडियो पर सवाल उठाते हुए पोस्ट किया कि बीबी हैं कहां, यानी कि नेतन्याहू कहां हैं, और क्या इजराइल सरकार ने एआई से बनाए गए फेक वीडियोस जारी किए हैं। कैंडिस ओवेंस ने कहा जैसी जानी मानी हस्तियों ने भी अब सवाल पूछना शुरू कर दिया कि बीबी कहां है। इसके बाद इंटरनेट पर बहस और ज्यादा तेज हो गई। हालांकि कई फैक्ट चेकर्स
और एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि वीडियो के फ्रेम, कैमरा एंगल, मोशन ब्लर की वजह से उंगलियां ज्यादा दिखने का भ्रम हो सकता है। लेकिन जब तक इसकी आधिकारिक तकनीकी जांच सामने नहीं आती, तब तक सोशल मीडिया पर नेतन्याहू के मारे जाने का रहस्य, उनकी मौत के दावे का रहस्य बरकरार है। अब वीडियो नंबर 2 आपको दिखाते हैं। नेतन्याहू के दांतों की बनावट बदली हुई है। यह वीडियो भी इंटरनेट पर बहुत तेजी से वायरल है। इस वीडियो में नेतन्याहू मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि इस वीडियो में उनके दांतों की बनावट पहले से अलग दिख रही है। यानी कुछ लोगों का कहना है कि यह असली नेतन्याहू नहीं है, बल्कि उनका बॉडी डबल है जो उनके जगह पर इजराइल ने रखा है। कुछ यूजर्स कह रहे हैं कि अलग अलग वीडियो में उनके चेहरे भी अलग अलग लग रहे हैं। इसी वजह से सोशल मीडिया पर खबर फैल गई कि नेतन्याहू मारे जा चुके हैं। अब एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। हमले के बाद मलबे से निकाले गए हैं नेतन्याहू। यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल किया जा रहा है, जिसमें मलबे के बीच से किसी व्यक्ति को निकालते हुए दिखाया गया है। सोशल मीडिया यूजर से दावा किया है कि ये नेतन्याहू हैं जिन्हें हमले के बाद मलबे से निकाला गया है। एक और वीडियो आपको दिखाते हैं, नेतन्याहू के ऑफिस पर हमले वाला वीडियो। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के दौरान सोशल मीडिया पर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के घर वाला वीडियो बहुत तेजी से वायरल है, जिसमें उनके घर को चारों तरफ से जलता हुआ दिखाया गया है। कहा जा रहा है इसमें बेंजामिन नेतन्याहू के भाई की भी जान गई और इस वीडियो को भी उनकी मौत से जोड़कर देखा जा रहा है। इसमें फायर फाइटर्स घर में लगी आग को बुझाते हुए दिखाई देते हैं। कुछ यूजर्स इसे शेयर कर दावा कर रहे हैं कि ईरान के मिसाइल हमले में नेतन्याहू के घर में आग लग गई, जिनमें उनके भाई ईदो नेतन्याहू की भी मौत हो गई। अब सवाल, लड़ाई यहां पर इस बात को लेकर है कि अफवाह बनाम सच में मामला जो है वो किस तरफ भारी है। अफवाहों का बाजार गर्म है या सच्चाई ही यही है? वायरल दावा यह है, पड़ताल का सच आपको बताते हैं। 6 उंगलियों वाला हाथ, कैमरा एंगल और मोशन ब्लर के कारण भ्रम की स्थिति, बदली हुई दांतों की बनावट, लाइटिंग और चेहरे के एक्सप्रेशन का असर, मलबे से निकली लाश। हालांकि मलबे से निकली लाश वाली जो तस्वीर है उसको पूरी तरह फर्जी पाया गया है। इजराइल सरकार ने अभी तक कोई पुष्टि नहीं की है। नेतन्याहू के घर में आग के एक पुराने वीडियो से भी भ्रम फैलाए जाने की बात सामने आ रही है। अब आपको इन सारे वीडियोस का फैक्ट चेक करके एक एक करके बताते हैं और जानते हैं कि वीडियो की सच्चाई क्या है, इन दावों में कितनी सच्चाई है। सबसे पहले 6 उंगलियों वाला दावा। जिस फ्रेम को दिखाकर 6 उंगलियों का दावा किया जा रहा है वो वीडियो का एक ब्लर और मोशन वाला हिस्सा है। नेतन्याहू जब पोडियम पर हाथ रखकर इशारा कर रहे थे, उसी दौरान कैमरे के एंगल और तेज मूवमेंट की वजह से उंगलियां ओवरलैप होती हुई दिख रही हैं, जिससे ऐसा भ्रम हो सकता है कि उनकी हाथ में 6 उंगलियां हैं। अगर उसी वीडियो को दूसरे एंगल और अगले फ्रेम में जाएं तो साफ नजर आता है कि उनके हाथ में सामान्य तौर पर 5 ही उंगलियां हैं। यानी कि 6 उंगलियों वाला दावा सिर्फ एक विजुअल इल्यूजन है, जिसे सोशल मीडिया पर गलत तरीके से पेश किया गया है। साथ ही ये वीडियो खुद नेतन्याहू के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया गया था और कई इंटरनेशनल मीडिया संस्थानों ने भी इसे रिपोर्ट किया। यानी साफ है कि नेतन्याहू के हाथ में 6 उंगलियों का दावा भ्रामक नजर आता है और इसे आधार बनाकर उनकी मौत की खबर को फैलाया गया है। अगले वीडियो में जो दावा किया जा रहा है वो और भी हैरान करने वाला है। कहा जा रहा है कि नेतन्याहू के दांतों की बनावट अचानक बदल गई। क्या यह सच है या फिर सोशल मीडिया पर डाली गई एक और अफवाह? जब इस सच्चाई की पड़ताल की गई, इस दावे की पड़ताल की गई, तो मामला कुछ और ही निकलकर सामने आया। वायरल वीडियो को अलग अलग एंगल और फ्रेम से काटकर शेयर किया गया है। वीडियो में रोशनी, कैमरे की दूरी और चेहरे के एक्सप्रेशन की वजह से दांतों का एंगल अलग अलग दिखाई देता है। इतना ही नहीं, कई बार बोलते वक्त होठों की पोजीशन बदलने से भी दांतों की बनावट अलग दिखती है, जिसे सोशल मीडिया पर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। जब पुराने और नए वीडियो को साथ रखकर देखा गया तो साफ हो गया कि नेतन्याहू के दांतों में कोई अचानक बदलाव नहीं हुआ है। यानी दांत बदलने वाला वीडियो भी सोशल मीडिया का एक भ्रामक नैरेटिव नजर आता है। वीडियो में सफेद कपड़े में लिपटी एक बॉडी दिखाई जा रही है और कहा जा रहा है कि यही नेतन्याहू है। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ है या फिर यह सोशल मीडिया पर एक और फैलाया गया सनसनीखेज मामला है? जब इस वीडियो की पड़ताल की गई तो कहानी ही बदल गई। सबसे पहले इजराइल सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है जिसमें नेतन्याहू के मारे जाने की खबर हो। दूसरी बात, वीडियो में जो बॉडी दिखाई जा रही है
कि वो नेतन्याहू के तौर पर है, लेकिन उनकी कोई पहचान नहीं की गई। यानी सोशल मीडिया पर जो दावा हो रहा है उसका कोई ठोस आधार नहीं है। मलबे से नेतन्याहू की लाश मिलने की जो खबर फैलाई गई वो भ्रामक नजर आती है। अब ईरान के हमले में नेतन्याहू के ऑफिस को निशाना बनाने की खबर को भी देख लेते हैं। जब इस दावे की पड़ताल की गई तो जानकारी कुछ और सामने आई। सबसे पहले इस वायरल वीडियो के फ्रेम्स को रिवर्स में सर्च किया गया तो पता चला कि यह वीडियो हालिया नहीं है, बल्कि एक पुरानी घटना से जुड़ी हुई है। नेतन्याहू का ऑफिस नहीं बल्कि गैलोवे टाउनशिप को लेकर एक घर में आग लगी थी। वायरल वीडियो अमेरिका का है, जहां एक घर में आग लग गई थी। अमेरिका इजराइल के ईरान पर हमले की पहले की घटना है। इस वीडियो का इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं। यानी जिस इमारत को नेतन्याहू का ऑफिस बताकर दिखाया जा रहा है, असल में वो इजराइल के प्रधानमंत्री के ऑफिस से जुड़ा हुआ है ही नहीं। लेकिन इस बीच ईरान की सबसे ताकतवर इकाई IRGC यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड का एक बयान सामने आया, जिसने इन चर्चाओं को यानी कि नेतन्याहू के मारे जाने की खबर को और गर्म कर दिया। IRGC ने एक बयान देते हुए कहा कि अगर अपराधी ज़ायनी प्रधानमंत्री अभी भी जिंदा हैं तो हम पूरी ताकत लगा देंगे, उनका पीछा करेंगे और उनको मार गिराएंगे। वहीं ईरान के तरफ से कई सोशल मीडिया पोस्ट में कुछ सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स का दावा है कि ईरान ने बेंजामिन नेतन्याहू को एलिमिनेट कर दिया। इस दावे को तब और हवा मिलती है जब बेंजामिन नेतन्याहू पिछले 72 घंटों से लोगों के सामने नहीं आए और लगातार इस बात की डिमांड की जा रही है कि बेंजामिन नेतन्याहू सामने आए और लोगों को संबोधित करें। हालांकि उनका वीडियो सोशल मीडिया पर उनके ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट जरूर किया गया है, लेकिन उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। यानी मिडिल ईस्ट के 16वें दिन के जंग में कई सारी ऐसी चीजें हैं जो पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। IRGC ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हर हाल में हत्या करने की खुली धमकी दी है। IRGC ने कहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू का पीछा करेंगे और उनको मार के ही दम लेंगे, और इसके लिए IRGC ने कसम खाई है। इसके बाद इजराइल और तेल अवीव में खौफ है। और IRGC ने यह प्रतिज्ञा तब ली है जब ईरानी हमले में नेतन्याहू के मारे जाने या जिंदा बचे होने की खबरों को लेकर ईरान में भी दुविधा का माहौल है। हालांकि ईरान में इस खबर को लेकर चर्चा बहुत तेज है कि बेंजामिन नेतन्याहू लापता हैं, उनकी मौत हो चुकी है और इसलिए वो सामने नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें कि 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका ने एक जॉइंट सीक्रेट ऑपरेशन में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी समेत उनके परिवार और कई वरिष्ठ कमांडर्स की हत्या कर दी थी। इसके बाद से ईरान ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ बड़े पैमाने पर जंग छेड़ दी। ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट से लेकर इजराइल से लेकर अमेरिका के सभी सैन्य ठिकानों और दूतावासों और दूसरे अन्य सरकारी और गैर सरकारी संबंध प्रतिष्ठानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले लगातार जारी रखे हैं और इससे पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध की जाल में फंसा हुआ है। इधर ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनी के बेटे मुस्तफा खामेनी ने अपने पिता की शहादत का बदला लेने की कसम खाई है। ईरान नेतन्याहू और ट्रंप को आयतुल्ला खामेनी का हत्यारा मानता है। वहीं IRGC ने नेतन्याहू को टर्मिनेट करने की, एलिमिनेट करने की कसम एक बार फिर से दोहराई। लेकिन अभी जो सबसे बड़ा सवाल है इस पूरे केस में, इस पूरे खबर में, वो ये कि आखिर बेंजामिन नेतन्याहू कहां लापता है। अगर वाकई अभी वो जिंदा हैं तो वो लोगों के सामने क्यों नहीं आ रहे। इस धधकती हुई न्यूज पर, इस खबर पर हमारी नजर लगातार रहेगी। अपडेट्स हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ईरान इजराइल जंग में, ईरान अमेरिका जंग में ईरान के मास्टर स्ट्रोक की। दुनिया का सबसे बड़ा चौकीदार, सबसे बड़ा रसूखदार, सबसे ताकतवर मुल्क, सबसे ताकतवर राष्ट्रपति ट्रंप अपनी नाक और साख बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। जंग के 16 दिन गुजर चुके हैं। अरबों डॉलर के गोला बारूद अमेरिका उड़ा चुका है, लेकिन सुपर पावर अमेरिका की हेकड़ी होर्मुज के लहरों में समा गई है। अमेरिका की साख और नाक दोनों जा चुकी है, क्योंकि ईरान ने ऐसी बिसात बिछाई है कि पेंटागन के जनरल सिर्फ नक्शे देखते रह गए और व्हाइट हाउस के दावे खोखले साबित हो गए। तो क्या जंग में डोनाल्ड ट्रंप हार चुके हैं? आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? आज की तारीख में जो अमेरिका पूरी दुनिया के किसी भी मुल्क को हराने की ताकत रखता था, वही अमेरिका ईरान से लड़ने के लिए कई देशों से युद्धपोत भेजने की अपील कर रहा है।
अमेरिका ने चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया और यूके से मदद मांगी है और कहा है कि इन सभी देशों को होर्मुज स्ट्रेट में अपने जंगी जहाज भेजने चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि होर्मुज को सुरक्षित रखना पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है, सिर्फ अमेरिका के कंधों पर बोझ नहीं होना चाहिए। होर्मुज को सुरक्षित रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नौसेना तैनात होनी चाहिए। यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिका फर्स्ट से ग्लोबल सुपर पावर से ग्लोबल हेल्प तक पहुंच गए हैं। ये बेबसी है एक ऐसे ताकत की जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कहलाता है खुद को। होर्मुज वो इलाका है जिसको ईरान ने अपने दम पर चोक कर रखा है, बांध के रखा है। हालांकि ईरान ने साफ कर दिया है कि आज की तारीख में जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पूरी दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए दुनिया के बड़े बड़े देशों को यहां आना चाहिए, तो ईरान ने साफ साफ कह दिया कि यह इलाका सिर्फ अमेरिका और इजराइल और उसके दोस्तों के लिए बंद है, बाकी पूरी दुनिया के लिए यह इलाका बंद नहीं है। यहां से तेलों की आवाजाही, यहां से गैस की आवाजाही, यहां से शिप्स की आवाजाही सभी देशों के लिए नॉर्मल है, सिर्फ अमेरिका इजराइल को छोड़कर। होर्मुज वो इलाका है जहां से दुनिया का 20% तेल और गैस गुजरता है और आज यही होर्मुज स्ट्रेट, होर्मुज की घाटी अमेरिका के लिए मौत की घाटी बन चुका है। अब ईरान का मास्टर स्ट्रोक देखिए, बिना किसी बड़े टकराव के सिर्फ सामरिक घेरेबंदी और खामोश खौफ के दम पर उसने होर्मुज को अपने कंट्रोल में ले लिया और अमेरिका प्रेशर में बिलबिला रहा है। तो ये पर्शियन गल्फ में जो खामेनेई का चक्रव्यूह है, इसने कैसे अमेरिका को बेबसी के कगार पर खड़ा किया, आइए देखते हैं। अब अगर देखें तो ये होर्मुज स्ट्रेट का जो इलाका है, जल्दी से मैप लेकर आइए, ये रहा होर्मुज स्ट्रेट का इलाका। और ये जो छोटे छोटे द्वीप आप देख रहे हैं, ये फारस की खाड़ी में पर्शियन गल्फ में है। और ये जो आप देख रहे हैं होर्मुज स्ट्रेट, यहीं पर पेच फंसा हुआ है, यहीं से शिप्स का आना जाना बंद है। और अमेरिका कह रहा था कि अगर ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया तो हम ईरान पर 20 गुना बड़ा हमला करेंगे। पीट हेगसेथ ने कहा, जो कि डिफेंस सेक्रेटरी हैं, कि हम ऐसा हमला करेंगे कि दुनिया याद रखेगी। तमाम धमकियों के बावजूद 16वें दिन भी होर्मुज स्ट्रेट बंद है। लेकिन क्या फायदा अमेरिका के ताकतवर होने का? होर्मुज के एक तरफ ईरान है तो दूसरी तरफ ओमान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं, फिर कतर है, बहरीन है, सऊदी अरब है। ईरान इस रास्ते पर दबाव बनाकर पूरी दुनिया को संकट में डाल चुका है। लेकिन वो कह रहा है कि पूरी दुनिया के देशों के लिए नहीं, हमारा तेल सिर्फ अमेरिका और ये रास्ता सिर्फ अमेरिका और इजराइल के लिए बंद है। अगर इस मैप को अगर आप देखें तो ये है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। आसपास से कौन से देश हैं? ये सारे देश इसके आसपास के देश हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, अमेरिका क्यों परेशान है। मामला सिर्फ तेल का नहीं है भाई साहब, मामला इनकी जिंदगी का भी है। इनकी ओमान की जिंदगी का, यूएई की जिंदगी, सऊदी अरब, कतार, बहरीन की जिंदगी का। अब इनकी जिंदगी का कैसे है, इनके रोजी रोजगार का कैसे है। एक तो ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी कि जो तेल निकालते हैं जमीन के अंदर से, वो तेल कहीं बिक नहीं रहा, तो इनके इनकम ठप हो गई, जीरो हो गई। ये सब अमेरिका के अलाइज हैं मिडिल ईस्ट में। दूसरा ये कि इनके पास खाने पीने का 90% जो सामान है वो इंपोर्ट होता है, क्योंकि रेगिस्तान में कुछ नहीं उगता है। ये इंपोर्ट कहां से करते हैं? ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से करते हैं। और अगर यहां से सामान आना बंद है तो फिर ये खाएंगे क्या? इन देशों का क्या होगा? ये देश करेंगे क्या? इनके हाथ में कुछ नहीं है। और अगर इन देशों का इस जंग से कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये फंस चुके हैं, तो किसकी वजह से फंसे हैं? अमेरिका की वजह से फंसे हैं। और इसलिए अमेरिका पर इमेंस प्रेशर है कि इस होर्मुज स्ट्रेट को खोला जाए। अब जब अमेरिका अपने बलबूते इस स्ट्रेट होर्मुज को नहीं खोल पा रहा है, तो अमेरिका क्या कह रहा है कि भाई चीन तुम भी जहाज भेजो, फ्रांस तुम भी भेजो, रशिया तुम भी भेजो। 5-6 देशों से वो मदद मांग रहा है, क्योंकि सवाल सिर्फ तेल का नहीं है, सवाल मिडिल ईस्ट के देशों की जिंदगी का भी हो चुका है। उनका दाना पानी इसी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से चलता है, इस इलाके से चलता है। यानी ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, ये लाइफलाइन है मिडिल ईस्ट के लिए। ये सिर्फ एनर्जी लाइफलाइन नहीं है,
ये जिंदगी और मौत का सवाल है बहरीन के लिए, कतर के लिए, सऊदी अरब के लिए, यूएई के लिए। ओमान के लिए इसलिए फायदा है क्योंकि ओमान अरब सागर से भी जुड़ता है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया में, खास करके अमेरिका में भूचाल मचा हुआ है कि वो मिडिल ईस्ट को बचाएं कैसे। मिडिल ईस्ट की जंग सिर्फ मिसाइलों की लड़ाई नहीं है, ये रणनीति की लड़ाई बन चुकी है। ये शतरंज पर एक एक चाल, एक एक मोहरे जैसे रखते हैं, वो वाली लड़ाई बन चुकी है। बात सिर्फ मिसाइलों और हमलों की नहीं रह गई है। और सेंटर में है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करेगा वो मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करेगा। और इस लड़ाई के बाद मैं आपको एक बात लिख के देता हूं, इस लड़ाई के बाद मिडिल ईस्ट का किंग अगर कोई बनेगा तो वो ईरान बनेगा, क्योंकि अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। एयरक्राफ्ट करियर्स तैनात किए, करियर स्ट्राइक ग्रुप्स तैनात कर दिए, गीदड़ भभकी दी, धमकी दी, हमले कर दिए, बड़े बड़े बम पटक दिए। लेकिन जमीन पर नतीजा क्या निकला? ना तेहरान गिरा, ना आईआरजीसी हटी ईरान से, ना खामेनेई का शासन खत्म हुआ। सीनियर खामेनेई गए, जूनियर खामेनेई आ गए। अमेरिका की धमकियों के बीच ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक ऐसी अदृश्य दीवार खड़ी कर दी है जिसे पार करने की ताकत, हिम्मत दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर और नौसेना भी नहीं जुटा पा रही है। यह सिर्फ एक सैन्य ब्लॉकेड नहीं है, यह वॉशिंगटन के चेहरे पर बहुत करारा तमाचा है। हालांकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के देशों के लिए बंद नहीं है। जो अमेरिका कह रहा है कि भाई एनर्जी सिक्योरिटी पूरी दुनिया की जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तो अमेरिका से दुनिया के देशों को पूछना चाहिए, क्या आपने हमले से पहले चीन से परमिशन ली थी? जो आप आज चीन के जहाज मंगा रहे हैं, क्या हमले से पहले आपने फ्रांस की परमिशन ली थी? क्या हमले से पहले आपने इटली की परमिशन ली थी? आपने किसकी परमिशन ली ईरान पर हमला करने से पहले? किसी की नहीं। तो आज आपकी कोई विदेश मदद क्यों करे? और एनर्जी सिक्योरिटी सिर्फ ईरान ने अमेरिका और इजराइल के अलायंस के लिए और उन दोनों देशों के लिए बंद किया है, पूरी दुनिया के लिए नहीं बंद किया है। ये जो अमेरिका है, दुनिया को लोकतंत्र और सुरक्षा का पाठ पढ़ाता रहता है, आज एक छोटे से समुद्री रास्ते के सामने बेबस खड़ा हुआ है। इतनी बड़ी ताकत, 15 दिन की लड़ाई और नतीजा नील बटे सन्नाटा। देखिए, हॉर्मुज का ना खुलना इस बात का सबूत है कि अब समंदर की लहरों पर हुक्म अंकल सैम का नहीं चलेगा, यह तेहरान की दम से चलेगा। और तो अभी तो कहानी शुरू हो रही है। अभी यहां से अमेरिका को निकलने दीजिए, उसके बाद मिडिल ईस्ट के जितने देशों को अभी आपने देखा है स्क्रीन पर, ये सब के सब ईरान से दोस्ती गांठेंगे और उसके बाद एक नए समीकरण की शुरुआत होगी मिडिल ईस्ट में। ये जितनी मार पड़ी है अमेरिका के चक्कर में मिडिल ईस्ट के देशों को, और आज भूखे मरने की नौबत है मिडिल ईस्ट के तमाम देशों के सामने जो अमेरिका से दोस्ती करके अभी तक अपनी इकोनॉमी चला रहे थे, पेट्रो डॉलर में अपने पैसे कमा रहे थे, वो सब कुछ बदलने वाला है। हालांकि ईरान से जारी जंग के बीच सोशल मीडिया पर ट्रंप ने एक ऐसी पोस्ट लिखी जिसे पढ़कर डिफेंस एक्सपर्ट अपना सिर पकड़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि उन्होंने ईरान की सैन्य ताकत को 100% खत्म कर दिया है, लेकिन इसके साथ ही वो दुनिया भर के देशों से बचाव की गुहार भी लगा रहे हैं। ट्रंप की इस पोस्ट में इतना विरोधाभास है कि समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो ईरान को डरा रहे हैं, दुनिया से मदद मांग रहे हैं, या अपनी ही फजीयत करा रहे हैं, अमेरिका का बेड़ा गर्क करा रहे हैं। बड़ा लंबा चौड़ा पोस्ट डाला, ये पोस्ट देखिए इंग्लिश में, मैं आपको हिंदी में इसका मजमून बता दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पोस्ट में बड़े ही नाटकीय अंदाज में कहा कि अमेरिका ने ईरान की मिलिट्री का पूरी तरह से सिर कलम कर दिया है। लेकिन इसी पोस्ट में अगले पल ट्रंप खुद डरते हुए कहते हैं कि ईरान कभी भी ड्रोन भेज सकता है, माइन बिछा सकता है या मिसाइल दाग सकता है। यानी एक तरफ जीत का ऐलान और दूसरी तरफ डर का खौफ। आखिर ट्रंप के इस बयान के पीछे की रणनीति क्या है, और क्या यह सच में जंग खत्म होने की एक दलील है? ट्रंप के इस बयान ने कई सवाल खड़े कर दिए। अगर ईरान के मिलिट्री का सर कलम हो चुका है तो फिर हॉर्मुज स्ट्रेट बंद क्यों है? अगर सर कलम हो चुका है तो फिर ड्रोन और मिसाइल और माइन का खतरा क्यों और किससे है?
और अगर ये खतरा इतना ही बड़ा है तो फिर ट्रंप की आर्मी कौन सी लड़ाई जीत चुकी है, या कौन सी आर्मी का सिर उन्होंने खत्म कर दिया है, या कौन सा 100% वो जंग जीत चुके हैं, कौन सी लड़ाई जीती है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया प्रस्ताव भी दे दिया है। अब प्रस्ताव क्या दिया है वो सुनिए, जो कहानी मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक लाइन में बताई थी। अब ये डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अंकल सैम चाहते हैं, जो दुनिया के सो कॉल्ड चचा चौधरी हैं, कि होर्मुज को खुला रखने के लिए कई देशों को आगे आना चाहिए। किसको इसको आगे आना चाहिए? मसलन चीन को आगे आना चाहिए कि होर्मुज खुला रहे, फ्रांस को आगे आना चाहिए होर्मुज खुला रहे, जापान को आगे आना चाहिए, दक्षिण कोरिया को आगे आना चाहिए, ब्रिटेन को आगे आना चाहिए। यानी वो कहते हैं ना, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी लेकर डूबेंगे। यानी अमेरिका अब अकेले नहीं बल्कि बाकी मुल्कों को भी यहां फंसाना चाहता है। और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि यहां पर अंतरराष्ट्रीय नौसैनिक अलायंस होना चाहिए जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को सिक्योर करें। क्यों होना चाहिए? मैं तो डोनाल्ड ट्रंप से डायरेक्ट सवाल पूछता कि भाई, चीन से आपने परमिशन ली थी ईरान पर हमले से पहले, या आपने फ्रांस से परमिशन ली थी हमले से पहले, या जापान से ली होगी, दक्षिण कोरिया से ली होगी, ब्रिटेन से ली होगी, किससे ली थी परमिशन आपने? या आपने यूएन में कोई वोटिंग कराई थी, या आपने दुनिया के देशों से कोई मशवरा किया ईरान पर अटैक से पहले? अटैक करने तो खुद ही निकल पड़े इजराइल को साथ लेकर। अब आपको अंतरराष्ट्रीय नौसैनिक चाहिए क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद करके आपके ऊपर ईरान ने सबसे बड़ा प्रेशर क्रिएट कर दिया, क्योंकि आपका पेट्रो डॉलर इस वक्त डूब रहा है। अच्छा, पेट्रो डॉलर की कहानी मैं जल्दी से आपको 2 लाइन में बता देता हूं। खाड़ी देशों से जितना तेल निकलता है, उन तमाम प्रोडक्ट्स, पेट्रो जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी डील डॉलर्स में होती है, तो वो पेट्रो डॉलर्स में सब खरीदे बेचे जाते हैं। इससे अमेरिका की इकोनॉमी को बहुत फायदा होता है, और पेट्रो डॉलर की वजह से ही वहां के जो अमेरिका की जो इकोनॉमी है उसको बहुत स्ट्रेंथन होता है। अब जब 15 दिन से पेट्रो डॉलर वाला मामला, यहां तेल तो बाहर ही नहीं जा पा रहा है होर्मुज स्ट्रेट से, तो फिर वो पेट्रो डॉलर को बहुत नुकसान हो रहा है। वो एक तरह से जो ट्रांजैक्शंस चल रहे थे वो सब ठप पड़े हुए हैं, और इससे आप देखेंगे कि इससे डॉलर को और अमेरिकी इकोनॉमी को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो अमेरिका, यानी अमेरिका और उनके राष्ट्रपति को आज की तारीख में कोई स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और दुनिया की भलाई का मामला नहीं दिख रहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोल के इंटरनेशनल एनर्जी सिक्योरिटी को हम बढ़ावा देंगे और सभी देशों की एनर्जी सिक्योर हो जाएगी। उनका मामला यह है कि उनको जो झटका लग रहा है पहले वो तो क्लियर हो। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जैसे ही खुलेगा वो सारी तेल फिर से सप्लाई चालू हो जाएंगे और फिर से वो डीलिंग शुरू हो जाएगी, वो ट्रांजैक्शंस चालू हो जाएंगे पेट्रो डॉलर्स में। लेकिन वो फंसा हुआ है मामला। यानी जो नेता कल तक अमेरिका फर्स्ट का झंडा उठाकर दुनिया को सलाह देते थे, आज वही दुनिया से मदद मांग रहे हैं कि होर्मुज स्ट्रेट खुलवा दो। नहीं खुलवाया तो अमेरिका की इकोनॉमी डूब जाएगी। 3 महीने अगर बंद रह गया होर्मुज स्ट्रेट, तो आप यकीन मानिए अमेरिका पर वो इकोनॉमिकल वज्रपात होगा जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती है। 15 दिन तो हो गए, 2.5 महीने और देख लीजिए आप। तो कह रहे हैं चीन से लेकर जापान तक गुहार लगा रहे हैं, ब्रिटेन से लेकर फ्रांस तक सबसे कह रहे हैं आओ अपने युद्धपोत भेजो, होर्मुज स्ट्रेट को खुलवाओ, क्योंकि होर्मुज सिर्फ अमेरिका की नहीं है, पूरी दुनिया का रास्ता है ये इलाका। ट्रंप ने अपनी पोस्ट का अंत अपने चिर परिचित स्टाइल में किया, वन वे और द अदर वी विल सून गेट द होर्मुज स्ट्रेट ओपन सेफ एंड फ्री। यानी किसी ना किसी तरीके से हम होर्मुज स्ट्रेट को खोलेंगे, सुरक्षित बनाएंगे और मुक्त कर देंगे। रक्षा जानकार मानते हैं कि ट्रंप का यह बयान सिर्फ चुनावी जुमला है, ताकि वो अमेरिकी जनता को दिखा सके कि वो एक बहुत स्ट्रांग लीडर है और पूरी दुनिया की चिंता करते हैं। हकीकत तो यह है कि यह जंग डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू की। हकीकत यह है कि इस जंग में अमेरिका को सबसे ज्यादा मार पड़ी है। हकीकत यह है कि इस जंग में अमेरिका को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। हकीकत यह है कि ईरान जैसा एक छोटा देश, एक कमजोर सैन्य ताकत वाला देश, अमेरिका के सामने आज भी 100% खड़ा है और उसने होर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक किया हुआ है। और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमने 100% इस जंग को जीत लिया है। यह डोनाल्ड ट्रंप का एक और मनगढ़ंत मामला लगता है, उनकी मनगढ़ंत कहानी लगती है।
अमेरिका बनाम ईरान, ये जंग जब तक बातचीत के टेबल पर नहीं जाएगी, ये जंग रुकने वाली नहीं। सीजफायर की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन ट्रंप चाहते हैं कि मैं इसमें विजेता घोषित हूं। ईरान ने साफ कह दिया है कि युद्ध विराम नहीं चाहिए और ईरान सीजफायर भी नहीं करेगा। तो अमेरिका वर्सेस ईरान, क्या खत्म होगा ये घमासान? आइए नजर डालते हैं। सबसे पहले तो जो पेच है वो इस बात को लेकर है कि युद्ध विराम की शर्तें मंजूर नहीं है ईरान को। अमेरिका लंबी जंग में फंसा हुआ है, अमेरिका यहां से निकलना चाहता है, भागना चाहता है खाड़ी से। मीडिएशन की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी है क्योंकि तेहरान कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी गलती इस भाई साहब ने की है वो ये की है कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी को मार दिया। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, आज की तारीख में अगर आयतुल्लाह खामेनी जीवित होते तो भी इस जंग में बहुत गुंजाइश होती कि अमेरिका के साथ बातचीत हो सकती थी और बातचीत चल भी रही थी। 4 दौर की बातचीत हो चुकी थी, लेकिन बीच में ही इन्होंने हमला बोल दिया तेहरान पर। अब ट्रंप चेतावनी पर चेतावनी दे रहे हैं, कह रहे हैं युद्ध की कोई सीमा नहीं है, ईरान की सरकार से कोई बातचीत नहीं होगी, IRGC के खात्मे तक युद्ध जारी रहेगा। एक तरफ दुनिया की सबसे ताकतवर सेना, नंबर 1 आर्मी, अमेरिकी फौज, दूसरी तरफ ईरान, ग्लोबल फायर पावर में 16वें नंबर की आर्मी। लेकिन फिर भी अमेरिका घुटनों पर है। यानी कि ऐसी लड़ाई जिसमें दुश्मन सामने नहीं है लेकिन हमला हर पल हो रहा है, और यही रणनीति अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अमेरिका की कठिन परीक्षा कैसे है मिडिल ईस्ट में? निशाने पर ग्लोबल अर्थव्यवस्था है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, सस्ते फिदाइन ड्रोन कर रहा है हमले में इस्तेमाल ईरान, जबकि जो उनके अड्डे हैं, खास करके सैन्य अड्डे या फिर अमेरिकी बेसिस, उनको एक एक कर टारगेट कर रहा है। डिसेंट्रलाइज्ड कमांड की रणनीति अपना चुका है, मोज़ैक डॉक्ट्रिन जिसे कहते हैं, इसको हमने आपको डिटेल से भी समझाया था, जिसमें IRGC की 31 स्वतंत्र यूनिट्स काम कर रही हैं। इसकी वजह से जंग लंबा खिंचने का जो आसार है वो दिख रहा है। ग्लोबल तेल संकट से अमेरिका पर दबाव बढ़ गया है, ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। यानी ईरान पारंपरिक युद्ध से ज्यादा गुरिल्ला और प्रॉक्सी वॉर पर यकीन करता है। जाहिर सी बात है, सामने अमेरिका जैसा पावरफुल देश है, ईरान अगर फेस टू फेस वॉर में आएगा तो उसको ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इसलिए वो अमेरिका को लंबी और थकाऊ लड़ाई में उलझा चुका है, जिससे अमेरिका को नुकसान बहुत है। दूसरी तरफ लाल सागर में एक और बड़ा खतरा है। दुनिया के सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन में से एक मंदेब स्ट्रेट में भी जंग के साए मंडरा रहे हैं। ये वही मानदेब स्ट्रेट है जो रेड सी को गल्फ ऑफ अदन से जोड़ता है, और यही रास्ता आगे जाकर सुएज कनाल के जरिए यूरोप तक तेल और सामान पहुंचाता है। और ईरान यहां पर हूती के जरिए नाकेबंदी का प्लान कर रहा है। तो एशिया से यूरोप जाने वाले जहाजों को हजारों किलोमीटर लंबा चक्कर लगाना होगा, केप ऑफ गुड होप से गुजरना होगा। वक्त भी बढ़ेगा, खर्च भी बढ़ेगा और दुनिया की सप्लाई चेन हिल जाएगी। मंदेब स्ट्रेट के बारे में भी आप जल्दी से समझ लीजिए। एक तो लोकेशन समझिए, जिबूती के पास है ये आप देख रहे हैं, ये मंदेब स्ट्रेट है। यहीं से निकलकर एशिया से जो है वो यूरोप की तरफ शिप्स जाती हैं। ये मंदेब स्ट्रेट है और ये जिबूती का इलाका, और अदन की खाड़ी ये रही, ये यहां से, और यहीं पर हूती से ब्लॉक करने का प्लान कर रहे हैं। ये लाल सागर को अरब सागर और हिंद महासागर से जोड़ता है। ये दक्षिणी छोर पर यमन और जिबूती के बीच मौजूद है, और यमन जो है वो यहां पर हूती बहुत पावरफुल हैं और यहीं पर उसको ब्लॉक करने की कोशिश है। ये 20 मील चौड़ा और लगभग 70 मील लंबा रास्ता है। यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया के बीच शिपिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रूट है। रोजाना सैकड़ों टन कार्गो शिप गुजरते हैं। मंदेब स्ट्रेट बंद होने से जहाजों को अफ्रीका के दक्षिण हिस्से से आना होगा, जिसमें कार्गो की उपलब्धता, ट्रांसपोर्टेशन और तेल की कीमतें काफी प्रभावित होंगी। LNG के कारोबार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रूट है। अगर इसको डाइवर्ट किया गया तो ये बहुत महंगा हो जाएगा, बहुत कॉस्टली हो जाएगा किसी भी देश को किसी भी देश के लिए ये प्रोडक्ट खरीदना। यानी कि दो समुद्री रास्ते
जो किसी भी तरीके से आज की तारीख में खुले रहने चाहिए, लेकिन दोनों पर अब ईरान का कब्जा दिख रहा है। एक तो होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरीके से बंद कर दिया है और दूसरी तरफ होर्मुज स्ट्रेट की जगह अब मंदेब स्ट्रेट को भी यमन बंद करने में विचार कर रहा है, जहां पर हूती रेबल्स मौजूद हैं और उसे भी ब्लॉक करना चाह रहे हैं। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। आज की एक और इंपॉर्टेंट स्टोरी आपके सामने। ईरान अमेरिका इजराइल की जंग अब एक ऐसे सिचुएशन पर है जहां से हर कोई एग्जिट ढूंढ रहा है। ईरान के लिए तो उसका घर का इलाका है, उसके सामने जितनी देर तक ये लड़ाई जारी रहेगी वो लड़ाई लड़ता रहेगा, क्योंकि ये लड़ाई ईरान के दरवाजे पर है। लेकिन अमेरिका के लिए, अमेरिका तो युद्ध के दलदल में फंस चुका है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप तिकड़म लगा रहे हैं कि किसी तरह से इस जंग से निकला जाए। ईरान और अमेरिका इजराइल जंग हर बीतते दिन के साथ विध्वंसक होती जा रही है। फारस की खाड़ी से उठा बारूदी बवंडर धीरे धीरे कई देशों तक पहुंचा। इस जंग में जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है वो ईरान, जिसने अमेरिका और इजराइल के सामने डटकर मुकाबला किया है। आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप इस जंग से निकलना चाहते हैं और इसकी एक नहीं, दो नहीं, कई वजहें मैं आपको बताऊंगा। दुनिया भर से मीडिएशन की अपील कर रहे हैं, दुनिया भर से जंगी जहाज भेजने की अपील कर रहे हैं, लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप प्लान बी पर भी काम कर रहे हैं? तो 10 पॉइंट में आपको बताता हूं। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड की वापसी की खबर है, जिसे मेंटेनेंस के बहाने वो ले जा रहे हैं। सैनिकों की मौत से अमेरिकी राष्ट्रपति पर दबाव बहुत भयंकर है। बॉडी बैग्स अमेरिका जा रहे हैं तो सवाल उठाए जा रहे हैं। अमेरिकी इकोनॉमी वैसे ही प्रेशर में है। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, 38 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है और उसमें अरबों डॉलर का नुकसान है। यह भी उन पर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, इसलिए सहयोगी की मदद से गुहार लगा रहे हैं। ईरान की गुरिल्ला रणनीति, प्रॉक्सी रणनीति के सामने अमेरिका सरेंडर है। अमेरिका हासिल नहीं कर पा रहा कुछ भी। अमेरिका के तेल टैंकर्स तबाह कर दिए जा रहे हैं। ईरान की जनता ने डोनाल्ड ट्रंप को धोखा दिया, यह भी कहा जा रहा है। अमेरिका को लंबी जंग का डर है और ट्रंप पर सियासी दबाव भी बढ़ता जा रहा है। 15 दिन पहले ईरान पर हमले से शुरू हुई इस जंग में शायद अमेरिका ने कल्पना नहीं की होगी कि वो इस जंग में बड़ा नुकसान खा बैठेगा। उसे लगा था अमेरिका और इजराइल मिलकर अगर ईरान पर हमला करते हैं तो तेहरान का गिरना तय है, और खासकर खामेनेई की हत्या के बाद तेहरान का किला ढह जाएगा और रेजा पहलवी की सरकार दोबारा से अमेरिका वहां बनाने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन हमले के बाद, खामेनेई की हत्या के बाद ईरानी सेना फिदाइन मोड में आ गई। आईआरजीसी इजराइल और अमेरिका को पूरी ताकत से जवाब दे रही है। सच यह है कि ईरान के हमलों में अमेरिकी बेस और उसके हथियार भी लगातार तबाह हो रहे हैं। 13 अरब डॉलर की लागत, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट सिस्टम और दुनिया की सबसे अत्याधुनिक तकनीक। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड अमेरिकी नौसेना का ताज माना जाता है, लेकिन करीब 2 महीने पहले अमेरिका ने अपने सबसे ताकतवर जेराल्ड आर फोर्ड को अचानक यहां डिप्लॉय किया और अब 1 हफ्ते पहले अचानक से मेंटेनेंस का हवाला देकर वापस बुला रहा है। तो सवाल यह है कि जब मेंटेनेंस की जरूरत थी तो फिर जेराल्ड आर फोर्ड को मिडिल ईस्ट में तैनात करने का मकसद क्या था? क्या सिर्फ प्रेशर बनाना चाह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, या फिर मेंटेनेंस बहाना है और जंग से निकल रही है अमेरिकी नौसेना? अमेरिकी नौसेना ने कहा है कि जहाज को नियमित मेंटेनेंस के लिए वापस बुलाया गया है, लेकिन यह फैसला उस वक्त लिया गया है जब मिडिल ईस्ट में ईरान कड़ी टक्कर दे रहा है अमेरिका को। पेंटागन कह रहा है कि शेड्यूल मेंटेनेंस है। लंबी तैनाती के बाद ऐसे जहाजों को तकनीकी जांच और क्रू की थकान मिटाने के लिए वापस आना पड़ता है। भले ही वॉशिंगटन अमेरिका इसे महज रूटीन मेंटेनेंस कह रहा हो, लेकिन भू राजनीति में कोई भी फैसला सामान्य नहीं होता। या इस तरह जंग के हालात के बीच में अपने सबसे बड़े एयरक्राफ्ट करियर को वापस बुलाना कोई आम फैसला नहीं है। सवाल यह भी नहीं कि मेंटेनेंस जरूरी था या नहीं, सवाल यह है कि अमेरिका ने उस वक्त अपने पत्ते क्यों छुपा लिए जब खेल सबसे रोमांचक मोड़ पर था। अमेरिका के 150 सैनिकों की मौत का दावा किया जा रहा है। भले ही अमेरिका अपनी मौत के आंकड़ों, सैनिकों की मौत का आंकड़ों छुपा रहा हो,
लेकिन जंग के बीच अलग अलग रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि हमले में अमेरिकी सैनिकों को भारी नुकसान हुआ। अगर यह सच है तो वॉशिंगटन के लिए बड़ा झटका है। 16वें दिन में अमेरिका को क्या क्या नुकसान हो चुका है जिससे वो यहां से निकलना चाह रहे हैं। डिफेंस सिस्टम सक्रिय किया, उसे नष्ट कर दिया। $2 अरब से अधिक का खर्च हो चुका है। होर्मुज स्ट्रेट बंद है। मालदीव स्ट्रेट बंद करने की फिराक में है ईरान। लॉजिस्टिक लागत 20% तक बढ़ गई है। सामान आयात करना महंगा हो गया है। खाड़ी देशों में मिलिट्री बेस पर अमेरिका को भयंकर नुकसान हुआ है। कुल मिलाकर अमेरिका के सामने अब मिडिल ईस्ट से निकलने के अलावा कोई विकल्प मौजूद नहीं है। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार 24/7।